टीवी हम सब का है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है भारत के इलेक्शंस के बारे में। आपको मालूम है कि भारत में स्टेट इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं और 5 बड़ी जो रियासतें हैं उनमें से जो 2 हैं तो बहुत बड़ी हैं, मतलब यूपी है, फिर पंजाब है, इसके साथ-साथ गोवा वगैरह भी है, मणिपुर भी है। तो ये इलेक्शंस हो रहे हैं 7 फ़ेज़ेज़ में और 10 फरवरी से ये शुरू होंगे, 7 मार्च तक ये चलेंगे और फिर 10 मार्च को इनका जो है एक रिज़ल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगा और आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब जो यूपी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो यूपी है, क्योंकि उसके 80 नशिस्तें हैं, 80 सीटें हैं, जो कि 543 का जो हाउस है, लोकसभा का, उसमें 80 नशिस्तें उसकी हैं। यूपी की आबादी आपको मालूम है कि 204 मिलियन से तकरीबन ज़्यादा है और उसमें मुख्तलिफ आबादियाँ रहती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स रहते हैं और उसमें मुसलमानों की आबादी जो है वो 43 मिलियन से ज़्यादा है, यानी ये तकरीबन 19 अशारिया समथिंग कुछ बनता है पूरी आबादी का। तो बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन होने जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। इंटरनेशनल जो मैगज़ीन्स वगैरह हैं वो इसको बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं, इसका ज़रा तजिया करेंगे और चलेंगे भारत और बात करेंगे जनाब उमाकांत लखेरिया साहब से। और उमाकांत जो हैं ये प्रेज़िडेंट हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के और तमाम बड़े-बड़े जो अखबारात हैं उनके साथ ये रह चुके हैं, काम कर चुके हुए हैं बड़ी सीनियर पोज़ीशंस पे और आई एम रियली ऑनर्ड एंड प्लीज़्ड टू हैव उमाकांत जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उमाकांत जी, एक तो ये है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें जी, ज़ाहिर है काफ़ी खींचातानी मैं देख रहा था कि मीडिया में काफ़ी हो रही है और अभी से ही 2 मिनिस्टर्स तो जो हैं यूपी कैबिनेट के वो रिज़ाइन भी कर चुके हुए हैं। तो क्या हुँ। वजह है कि अभी से हम कुछ इस तरह की चीज़ें देखना शुरू हो गए हैं और अभी इलेक्शन काफ़ी दूर हैं? तो कैंपेन में काफ़ी हीट आप फ़ील कर रही हैं? हाँ, देखिए बेसिकली भारत में ये कहा जाता है कि अ, दिल्ली का रास्ता, दिल्ली की सेंटर की जो पॉलिटिक्स का जो रास्ता है, जी, वो यूपी से होकर के गुज़रता है, ये कहावत है भारत में। और यूपी चूँकि लार्जेस्ट स्टेट है, ज्योग्राफिकली बड़ा है, हाँ, पॉपुलेशन वाइज़ बड़ा है, पॉलिटिकली बड़ा हॉट स्पॉट भारत की पॉलिटिक्स का माना जाता है। हिंदी हार्टलैंड जिसको कॉ बेल्ट भी बोलते हैं भारत में, जी हाँ, उसका एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स जो है उत्तर प्रदेश से डील होती है। और उत्तर प्रदेश अपने आप में इसके कई टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो राजनीतिक पॉलिटिकल रीजन की वजह से इसके छोटे-छोटे हिस्से नहीं हो पाए। तो एक बड़ा इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिवली मुझे लग रहा है कि दुनिया के 5 देश हैं दुनिया के जो जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश यूपी से से कम ज़्यादा है। है। हुँ, अदरवाइज़ अदरवाइज़ उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज़ दुनिया के 5 देशों में सबसे टॉप जो देश हैं उनमें हाँ, शामिल है। नंबर दूसरी बात है कि पॉलिटिकली ये जो असेंबली इलेक्शंस हो गए हैं, ये असेंबली इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों जी हाँ, महत्वपूर्ण हैं? हुँ, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2024 में जनरल इलेक्शन भारत में ड्यू हैं। 2 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नए पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होंगे और ये दूसरी बार मोदी लगातार 2014 से 2019 से हुँ, 2022 में हम चल रहे हैं, उनकी जो सत्ता है इस समय मुझे लग रहा है कि 8 साल से ज़्यादा उनकी पावर है, उसकी वो पावर में दिल्ली में है। तो ठीक, ये डिपेंड करेगा कि उनका जो लोग मान रहे हैं जनरल परसेप्शन ये है कि मोदी और उनकी जो राइटिस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो अपना जी, पीक प्राप्त कर चुकी है, पा चुकी है। अब उसका डिक्लाइन अच्छा, शुरू हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में अगर ये रिजल्ट जो है मैं आपको करेक्ट कर लूँ, आपने 443 बोला अ, वो नहीं 403 है। 543 हाँ, क्या चीज़? 543 लोकसभा की है। हाँ, वही 543 मैंने कहा, लोकसभा की है, उत्तर प्रदेश हाँ, की 403 है। नहीं 403 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है यूपी में नहीं, मैंने ये कहा था और कि 543 जो हैं वो लोकसभा। लोकसभा की जी, जी। शिफ्ट में से 80 जो हैं वो यूपी से हैं। जी, 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 जी और तो यूपी की जो असेंबली सीट्स है वो 403 है। अभी 403 ठीक, पिछले 2017 के जो इलेक्शन हुआ था, बीजेपी ने अपने बल पर, अपने बूते पर 312 असेंबली सीट जीती थी और उसके बाद हाँ, 11-12 सीटें उसके जो अलाइज़ थे, छोटे-छोटे दल थे, उनको मिली थी। तो 325 सीट जो मैसिव
जिसको कहते हैं बहुत मोर देन 2/3 मेजोरिटी। और जो हाँ, हाँ, जो उस समय पावर में थी, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी जो पावर में थी, उसकी अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, मोर देन 320 325 सीटें थी उनके पास। आई थिंक मैं 216 थी आउट ऑफ ठीक, 403। तो उनकी एक सिंपल मेजोरिटी है, बाकी पार्टीज भी उनको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन 2017 के इलेक्शंस में एक बड़ा ब्लंडर समाजवादी पार्टी से भी हुआ और कांग्रेस से भी हुआ, दोनों मिलकर के चुनाव लड़ा। दोनों का जो सपोर्ट बेस है वो एक दूसरे से अलग अलग है, अलग अलग ठीक है। है, और उन्होंने ठीक, मिलकर चुनाव लड़ा। तो उत्तर प्रदेश में जो है, इन्होंने ये चीज को नजरअंदाज किया कि उत्तर प्रदेश में सेंटर में मोदी, जो हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुत्व के नाम पर जो पॉलिटिक्स 2011-12 से आए, और 2017 में उनकी जो हिंदुत्व की राजनीति थी वो पीक पर थी। और इनको उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया कि उत्तर प्रदेश में जो बदलाव है, जो चेंज है, उसकी एक वेव चल रही है। और उस वेव को रोकने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने समझौता किया, मिलकर के चुनाव लड़ा। राज्य राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फोटो, पोस्टर, बैनर पूरे हाँ, प्रदेश में लगाई गई, यूपी के दो लड़के, इस तरह की। लेकिन जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मोदी की जो जिसको कहते हैं हिंदुत्व के नाम पर, उस समय क्या हुआ कि जो बीजेपी की सबसे बड़ी जो विक्ट्री हुई 2017 के इलेक्शन में, हाँ, इवन 2014 से जिसकी शुरुआत हो गई थी, वो लोगों ने उसको नजरअंदाज किया, दुनिया ने नजरअंदाज किया। दुनिया कह रही है हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता दूं कि मोर देन 30% मोर देन 30% बैकवर्ड और ओबीसी वोट है। उसमें अगर अच्छा जी, 20% माइनॉरिटीज का वोट, 18% 19% माइनॉरिटीज का वोट अगर मिला दें, तो ये दोनों मिला करके ये 50% के क्लोज हो जाते हैं, 49 48 49% हो जाते हैं। एक तो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश, जी जी, बीजेपी ने क्या किया कि हिंदुत्व का जो कार्ड खेला उन्होंने, तो हिंदुत्व के कार्ड में उन्होंने जो दलित है, जो दलित है, और जो अति हुँ, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है, और इवन जो जनरल बैकवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट में जो इलीट है, जो अपर बैकवर्ड कास्ट है, उन सब में हिंदुत्व का जो एजेंडा था, उसको इतना डीपली नर्चर कर दिया कि हुँ, उसके बाद जो है दलित हो गया, यादव हो गया, कुर्मी हो गया, और तमाम तरह के जो जाट जाट जाति, जो अपर कास्ट जाति मानी जाती है, लेकिन गुर्जर बैकवर्ड कास्ट मानी जाती है, ये सारी जातियां मिल करके एक हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म में बीजेपी के साथ आकर के शामिल हो गई। और बीजेपी ठीक, के साथ आकर शामिल होने से क्या इफेक्ट हुआ, कांग्रेस पार्टी जिसका माइनॉरिटीज में बड़ा अच्छा खासा बेस था, जिसका अपर कास्ट में ब्राह्मण्स में अच्छा खासा बेस था, हुँ, इन माइनॉरिटीज जो है उत्तर प्रदेश में या देश में, भारत में बड़ा इंटेलिजेंट वोटिंग करता है, बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग करता है। अगर कोई ठीक, कैंडिडेट हार रहा है और उनको लगता है कि इसको वोट डाल करके बीजेपी जीत जाएगी, तो माइनॉरिटी उसको वोट न डाल करके दूसरे को वोट डाल देता है, जो बीजेपी को हराने की पोजीशन में है। तो हुआ अच्छा, क्या कि हुँ, 2014 से ये शुरुआत हो गई थी, ये अंडर करंट हिंदुत्व का शुरू हो गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश और पंजाब और उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, जो 5 स्टेट थे, 5 साल पहले यहाँ भी इलेक्शन, ये सेम इलेक्शन 5 साल पहले भी हुआ। लेकिन हाँ, ये जो पंजाब छोड़ करके कहीं पर भी बीजेपी के कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बन पाई, क्योंकि हुँ, पंजाब में दूसरा मुद्दा था, क्योंकि वहां अकाली दल के साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना हाँ, डीप था हाँ, कि लोगों ने कांग्रेस को, जो अपोजिशन में थे, कांग्रेस पार्टी को एक फॉर्मेडेबल अलायंस, फॉर्मेडेबल पार्टी के रूप में उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया, और कांग्रेस पार्टी वहां पावर में आ गई, डिस्पाइट दी मोदी वेव, डिस्पाइट दी मोदी ऑफ हाँ, वेव इन द हाँ, रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में अब क्या हुआ कि देखिए, हुआ ये कि अब सिचुएशन ये होगी कि आज 2014 से लेकर के 2017 में यूपी असेंबली जीता बीजेपी ने, 2019 2019 में फिर दोबारा दूसरी बार लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का जी, इलेक्शन हुआ, उसमें भी न हुँ, केवल स्वीप किया बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, न केवल देश के जहां उसका असर है वहां स्वीप किया, हुँ, बल्कि उसको पिछली बार की जो सीटें थी लोकसभा में, पार्लियामेंट में, उससे भी ज्यादा उसकी सीटें आ गई, बीस हाँ, तीस सीटें ज्यादा आ गई करीब करीब। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो मोदी मोदी के जो बाई लक क्या हुआ कि मोदी और बीजेपी के लिए एक सरकमस्टेंसेस खड़ी हो गई भारत की राजनीति में। वो सरकमस्टेंसेस ये हुई कि जो
अपोजिशन पार्टीज थी वो बिखरी हुई थी, स्कैटर्ड है, एक दूसरे से लड़ रही है, एक दूसरे का वोट काट रही है। और आज की तारीख में भी उत्तर प्रदेश में या बाकी स्टेट्स में यही हो रहा है कि आज जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है बीजेपी और मोदी के साथ कि उनको चैलेंज करने वाला कोई स्ट्रांग कोई नहीं। लीडर भारत की पॉलिटिक्स में नहीं है। इसलिए वो ठीक है। एक वेब चलाते हैं, एक नरेशन चलाते हैं, एक बात चलाते हैं और उसके पास तो जो सोशल मीडिया का जो उनका नेटवर्क है, जो उनकी जो वो भी आईटी बहुत स्ट्रांग सेल है। है, जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है और एक किस्म से वो कहते हैं कि भाई बाकी काम तो होते रहेंगे, आपका जब हिंदुत्व का जो धर्म है, जो रिलीजन है, वो सेफ नहीं रहेगा तो बाकी का क्या करोगे? तो ठीक, रोजी तो रोटी, वो एक रोजगार, एम्प्लॉयमेंट है। जी, रिलीजन का कार्ड जो है वो खेलते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइएगा, आपने ओबीसीज़ का ज़िक्र किया। ओबीसी के जो लीडर हैं, स्वामी जी, प्रसाद मौर्य, वो जो जी, मिनिस्टर भी थे, वो रिज़ाइन किया उन्होंने पहले। फिर दारा जी, सिंह जी, चौहान हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और दोनों ने जाके अखिलेश यादव से मुलाकात की है। तो जी, क्या जी, जी। ये जो चीज़ है, ये इंडिकेट कर रही है कि एक ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है? और जिस तरह आपने कहा कि अपना प पीक जो है बीजेपी वो अपना काट चुकी है, अब आगे उनका डिक्लाइन है। क्या इस ये बात सही नहीं, है? हाँ, हाँ, बड़ा देखिए आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं इसमें बारे में आपको बड़ा आपके जो दर्शक हैं वो बताऊंगा उनको नई चीज बताऊंगा कि जो आप लोगों ने उन्होंने सुनी नहीं होगी। वो ये है ठीक। कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जब भारत के पॉलिटिक्स में मंडल पॉलिटिक्स शुरू हुई, हाँ, मंडल जो ओबीसी कास्ट के लिए जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी जिसमें नौकरियों में, हाँ, एडमिशंस में, बता दिया। प्रमोशंस में उनको रिजर्वेशंस का एक बीपी सिंह सरकार के जमाने में एक प्रोविजन हुआ था। वो ठीक। वो रिजर्वेशन की काट करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना राम मंदिर का आंदोलन, हिंदुत्व कार्ड खेला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस था उन्होंने बड़ा एक इंटेलिजेंट मूव किया। उन्होंने कहा कि देखिए हिंदुत्व का कार्ड खेलने के साथ-साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि मंडल आयोग की जो रिपोर्ट्स का जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के लिए एक नई पॉलिटिक्स शुरू हुई है, वो है कि ओबीसी नेता अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लीडर है वो फेसेस सामने रखने पड़ेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव थे, ये दलित पॉलिटिक्स में मायावती थी, बिहार में लालू प्रसाद यादव थे। तो बीजेपी ने बड़ा इंटेलिजेंटली और आरएसएस ने जो उनकी बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है, उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपको ओबीसी मंडल पॉलिटिक्स का काउंटर करना है और अपना वजूद बचाए रखना है तो हमें भी एक मंडल ओबीसी पॉलिटिकल पॉलिटिकल फेस को सामने रखना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा। कल्याण सिंह एक बड़े कद्दावर नेता थे जो लोध राजपूत ओबीसी में उत्तर प्रदेश में आते हैं और उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन वो बाकी जातियों में बाकी कास्ट में भी वो अपना असर रखते हैं। फार्मिंग कम्युनिटी है और हाँ, भी वो बिजनेस और तमाम तरह के खेती बाड़ी में ये लोग काम करते हैं। तो लोध राजपूत जो ओबीसी कास्ट है उसके जो सर्वे सर्वा थे वो कल्याण सिंह थे। तो कल्याण सिंह जब बीजेपी ने उनको आगे कर दिया, उनको मुख्यमंत्री भी बनाया, बहुजन समाज पार्टी के साथ के हाँ, सपोर्ट से सरकार भी बनी है और उनको भी समर्थन दिया। तो कल्याण सिंह उनके एक चेहरा थे ओबीसी पॉलिटिक्स के। अब क्या हुआ कि बीजेपी ने क्या किया है कि वापस बीजेपी मोदी तो ओबीसी लीडर थे। ओबीसी ने क्या किया, मोदी ने कहा उत्तर प्रदेश की सभाओं में, मीटिंग्स में कि मैं तो बैकवर्ड हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं हाँ, गरीब घर का बच्चा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। तो मोदी ने इस तरह से जो प्रोजेक्शंस किया, तो जो हाँ, ओबीसी जो पॉलिटिक्स थी उत्तर प्रदेश में जो गैर बीजेपी पार्टीज की जो ओबीसी पॉलिटिक्स की वो डेमोलिश हो गई। उन्होंने कहा कि ओबीसी ने कहा कि देखिए हमारा लीडर ओबीसी लीडर है तो नरेंद्र मोदी। तो ओबीसी अच्छा, पॉलिटिक्स भी डेमोलिश हो गई उसके हाँ, आगे। अब क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि जो आरएसएस है, आरएसएस बेसिकली ये अपर कास्ट ब्राह्मणिकल माइंडसेट का ऑर्गेनाइजेशंस है। ये राइटिस्ट एकदम राइटिस्ट पार्टी है। जितना भी कम्युनल कार्ड, जितना भी पोलराइजेशन, हिंदू कार्ड, इसकी जो हाँ, पूरी रणनीति बनती है वो आरएसएस चलाती है और बीजेपी उसका एक आउटफिट है। तो ठीक, आरएसएस ने आरएसएस में जो अपर कास्ट जो जिसको कहते हैं मेंटेलिटी या अपर कास्ट उनकी हुँ, पॉलिटिक्स, खास तौर पर ब्राह्मण पॉलिटिक्स जो उनकी है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने अब राम मंदिर भी बना दिया, कश्मीर में हुँ, ये 370। 370 भी खत्म हुँ, कर दिया, हुँ, वहां हमने पर कतर दिए, नेताओं को जेल डाल दिया, सब कुछ कर दिया। अब हमें और ये कॉमन सिविल कोड वाला जो मुस्लिम वुमेन को सीएए तलाक वाला। वाला जो हुँ, इश्यूज है वो भी हमने ट्रिपल तलाक। दुरुस्त कर दिया, जी, हुँ, ट्रिपल तलाक वाला दुरुस्त कर दिया। हाँ, अब हमको वापस जो अपना जो ब्राह्मणिकल एजेंडा है
उस ब्राह्मणिकल एजेंडे में जो हमारे अपर कास्ट जो हमारी पॉलिटिक्स थी वो उस पर वापस लौटते हैं। तो 2017 के चुनाव में इन्होंने बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के तौर पर किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं किया था, तो इन्होंने क्या किया कि इनके पास ओबीसी चेहरे भी थे, लेकिन इनको लगा कि अगर ओबीसी चेहरा रख देंगे तो उसको जो अपर कास्ट पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर जो अपर कास्ट पॉलिटिक्स है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे यूपी के, वो ठीक, ठीक। ओबीसी मौर्य कम्युनिटी के थे, ओबीसी में आते हैं, उनको ठीक। स्वीकार नहीं किया गया मुख्यमंत्री पद के लिए और ये कहा गया कि हमने ये बड़े-बड़े काम करने हैं, राम मंदिर बनाना है, अनुच्छेद कश्मीर वाला मामला सलटाना है, तमाम ठीक है। तरह के काम अच्छा, करने अब तो इसी हमको जी, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये है कि आपने राम जी, मंदिर की बात की है। अयोध्या से ही सुना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, वो अयोध्या की सीट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये फिर क्या हम देखेंगे कि फिर वो राम मंदिर का इश्यू जो है वो फिर, और जिस तरह आपने कहा कि रिलीजन का जो कार्ड है वो प्ले किया जाएगा, और क्या हम फिर देखेंगे कि वही मामला फिर चलेंगे और फिर टारगेट किया जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी को? देखिए देखिए वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको उनका देखिए उनका अपना एजेंडा है। हुँ, उनका है हिंदुत्व का कार्ड। अभी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ ने जो मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के लीडर्स ने यूपी में कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है 80 वर्सेस 20 है। ठीक। 80 मतलब जो उत्तर प्रदेश में जो आबादी है 80 हिंदू आबादी है, हाँ। 20% माइनॉरिटीज आबादी है, जिसमें आप मुस्लिम्स भी ले लीजिए, सिख ले लीजिए, जैन ले लीजिए। तो जैन को तो अपने को हिंदू ही मानते हैं, हिंदुत्व से हाँ, अलग नहीं हाँ। करते वो लोग। लेकिन ये जो कार्ड था, ये कार्ड का मतलब बेसिकली पोलराइजेशन था। ये हुँ, कार्ड ही का मतलब ही पोलराइजेशन था और आज भी जो बीजेपी जो एनालिसिस आ रहे हैं कि जो उनकी पॉलिटिक्स है कि अगर उत्तर प्रदेश में 80% मतलब वो सबको मान रहे हैं, जिसमें ओबीसी भी है, जिसमें दलित भी है, जिसमें ठाकुर भी है, जिसमें ब्राह्मण भी है, जिसमें यादव भी है, जिसमें लोध भी है, जिसमें जाटव भी है, दलितों में भी वाल्मीकि जाटव कई तरह के समुदाय हैं। हाँ, तो हाँ। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये कार्ड है और ये कार्ड जब खेल लिया, लेकिन हालत क्या खराब हुई, हालत ये खराब हुई कि उत्तर प्रदेश में जब आपने अपर कास्ट पॉलिटिक्स, अपर कास्ट से एक मुख्यमंत्री बना दिया, अपर कास्ट जब आपको कोई मुख्यमंत्री अपर हुँ, कास्ट बनता है तो वो उसकी एक साइकी होती है कि हुँ, ठीक। अपनी जाति बिरादरी के लोगों को टॉप लेवल से आगे लेके लेकर आएँगे, के हाँ, मिडिल ठीक। लेवल से लेकर हुँ, के पुलिस चौकी, थाना, हुँ, बीट कांस्टेबल, ताकि निचले लेवल तक आप अपनी पॉलिटिक्स का एजेंडा चला हुँ, सके, डिस्ट्रिक्ट हुँ, मजिस्ट्रेट, एसएसपी हो गए, क्योंकि ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही चल इन्हीं इन्हीं लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो नया सिलेक्शन इन्होंने किया, तो ये सिलेक्शन का मतलब ये होगा कि फर्दर पोलराइज द इलेक्शन। तो इलेक्शंस में अब इन्होंने क्या किया, डायवर्जन की बात की। उत्तर प्रदेश में लाशें बह रही थी, कोरोना में इलाज नहीं हुआ, इन्होंने कहा कोई ऑक्सीजन से नहीं मरा। तो ये सारे एजेंडे ना बन पाए। उत्तर प्रदेश में जो हुँ, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग माइग्रेट करते हैं दूसरे ठीक। स्टेट को रोजगार मांगने के अच्छा, लिए। इसमें इसमें महंगाई जी, एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि ख़ास तौर के ऊपर जिस तरह अभी हम इंटरनेशनल मैगज़ीन्स की मैं बात कर रहा था। इंटरनेशनल जी, मीडिया में ये कहा जा रहा है कि अगला इलेक्शन जो आएगा, वो अगर तो जी, ये योगी आदित्यनाथ साहब जीत गए, अगर ये जी। जीत गए तो फिर ये अगले प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, क्योंकि आरएसएस ने जो एक एज लिमिट रखी हुई है उसकी, उसमें मोदी जी जो हैं वो फिर आगे नहीं आ सकेंगे शायद। तो जी, जी, योगी जी। साहब जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएँगे अगर ये जीत गए यहाँ से। इज़ दैट ट्रू जी? बि बिल्कुल सही। देखिए ऐसा है कि बीजेपी के पास हो क्या रहा है कि मोदी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। अचानक 2011-12 में उनको जब अन्ना आंदोलन चला, बीजेपी, आरएसएस ने उनको प्रोजेक्ट किया नेशनल लेवल पर। उनके जो हाँ, कॉम्पिटिटर जो लीडर्स थे उनको एक-एक करके अलग-थलग किया। तो मोदी को एक प्रोजेक्शन किया, मोदी के जो गुरु थे आडवाणी जी, उन्होंने खुद ही उनको अलग-थलग किया। उनके आडवाणी जी के क्लोज़ जितने भी लोग थे, 1, 2, 3 आप 12 लोगों की, 14 लोगों की लिस्ट लाइए, सबको हुँ, आइसोलेट कर दिया गया और मोदी को कोई चैलेंज देने वाला नहीं बने। उसके बाद उत्तर प्रदेश आया, तो उत्तर प्रदेश में जो महंत है, ये जो योगी आदित्यनाथ, ये गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के हाँ, महंत है, जो मठ है वहां पर, हुँ, और वो हुँ, राजपूत है, तो राजपूतों का ट्रस्ट है। तो उत्तर प्रदेश में उनको ये लगता है कि योगी सीनियरिटी के हिसाब से, पॉपुलरिटी के हिसाब से, हिंदुत्व एजेंडा के हिसाब से, मोदी के बाद जो अपील है
ये निश्चित रूप से अपील आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा अपील है तो योगी आदित्यनाथ की। ये आरएसएस भी तय करती मानती है जी, और आरएसएस विरोधी लोग भी मानते हैं कि अगर हिंदुत्व के नाम पर मोदी के बाद अगर किसी की अपील है तो योगी आदित्यनाथ की है। इसलिए इसलिए अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उन्होंने 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले लखनऊ में जाके घोषणा कर दी थी कि देखिए हमारा आपने मोदी जी को अगर 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो 2022 के इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में हमें योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो निश्चित हाँ, रूप से ये तय है कि मोदी के बाद सबसे पॉपुलर हिंदुत्व सक्सेसर जो लीडर, है, सक्सेसर जो है वो एक वो एक ये जनरल फीलिंग ले यही है कि वो योगी लेकिन आदित्यनाथ होंगे। जी। लेकिन उमर जी, मुझे ये बताएं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो बेस करती है मुसलमानों को टारगेट करने में। आपको याद है वो अब्बाजान की जो उन्होंने तकरीर की थी, इसके अलावा भी जी। उनका जो एक मंत्रा है वो सारा का सारा मुस्लिम्स को टारगेट करने के बाद है। मुझे ये जी। बताएं जी। कि वहां पे ये जब इलेक्शंस होंगे उसमें जी। मुसलमानों का क्या रोल होगा? क्या वो और बाकी जो मिनॉरिटीज हैं, क्या उनके अंदर जी। कोई आप देखते हैं अलायंसेस बन के कोई इस तरह का कोई प्लान आप उनको नज़र आता है ताकि इनको थ्वार्ट किया जा सके इनके प्लान्स को? देखिए मुस्लिम्स जो है अपने बल पर, अपनी वजूद पर वो इतनी हालत में नहीं है कि वो हुँ, 2-4 से ज्यादा लोगों को अपने कैंडिडेट असेंबली में जिता सके। उनको कोई ना कोई लाइक माइंडेड ग्रुप्स के साथ में अपने को अलायंसेस जोड़ना बनाने चाहिए। पड़ेगा। हुँ, हुँ, अलायंसेस अलायंसेस हुँ, देखिए उनका अलायंस ऑलरेडी है समाजवादी पार्टी से। एक ट्रेडिशनल अलायंस उत्तर प्रदेश में उनका है और ठीक। समाजवादी पार्टी के साथ वो इसलिए है कि समाजवादी पार्टी एक नोन पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में कर सकती है क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी के साथ है, पहले भी था, आज भी है। और हुँ, अखिलेश यादव क्योंकि नई पीढ़ी के लीडर हैं तो हाँ, उन्होंने जो यादव और मुस्लिम एक गठजोड़ होता था तो अखिलेश ने बड़ा इंटेलिजेंटली पिछले कुछ महीनों से पार्टी का जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें उन्होंने जो गैर यादव पिछड़े लोग हैं, हुँ, ओबीसी हैं, हाँ, नॉन यादव ओबीसी, उनको भी उन्होंने शामिल किया है। और जैसे दारा सिंह चौहान है, जैसे हाँ, मौर्य जी है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये नॉन यादव ओबीसी है। तो इनको अच्छा, भी उन्होंने बड़े प्रोमिनेंस से रिसीव किया। और इसके इसके पहले भी पिछले मैं उनकी लिस्ट देख रहा था जो उन्होंने ऑफिस बेरेर की उत्तर प्रदेश में जो लिस्ट बनाई, जो पदाधिकारी हैं उनकी लिस्ट बनाई, उसमें भी उन्होंने यादव्स को कम रखा है। पहले ये ठीक। कहा जाता था कि हर जगह यादव है। तो हुँ, ये एक इंटेलिजेंटली गेम अखिलेश ने खेला है क्योंकि जो यादव जो नॉन यादव जो लोग भारतीय जनता पार्टी में थे क्योंकि यादवों का जब हुँ, वर्चस्व उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में था तो जो नॉन यादव ओबीसी थे वो दूसरी पार्टी में चले जाते थे, ठीक, वो ठीक। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व में चले जाते थे। वो कहते थे भाई ये तो यादवों की पार्टी है, यहाँ हमारे लिए कोई प्लेस नहीं है। लेकिन अब जो नया कॉम्बिनेशन स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम, कल मैं हाँ, लिस्ट देख रहा था दूसरी कि हाँ, 15-20 ऐसे लीडर हैं जो लीडर गए हैं, ओबीसी लीडर गए हैं, इवन हाँ, बहुजन समाज पार्टी से लीडर गए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मायावती का जो पूरी पॉलिटिक्स है वो इस इलेक्शन में साफ होने जा रही है। मायावती ठीक। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल वो जीरो पे है इस समय और वो जीरो पर ही रहेंगी ऐसा मुझे लगता है क्योंकि उसकी जो पूरी पॉलिटिक्स एकदम स्टेबल पॉलिटिक्स है, हाँ, वो कुछ कर ही हाँ, नहीं रही है, कोई उन्होंने एक्शन प्लान नहीं कर रहे, कोई हुँ, रणनीति नहीं है। ये है कि उनका जो 5-7% जो जो वोट परसेंट तो उनका 11-12% है, लेकिन उनको हाँ, लगता है कि जो 7-8% वोट है वो उनको पड़ जाएगा, लेकिन वो पड़ेगा नहीं। वो जब उनको हुँ, लगेगा, उनके वोट बैंक को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को हमने जिताना नहीं है, तो उनका वोट बैंक भी माइग्रेट कर गया और उनके जो कई लीडर, ठीक है, दर्जन भर से ज्यादा लीडर है, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो ठीक। गए। जी। अच्छा, अब ज़रा आखिर में अपना जी। पर्सनल एनालिसिस दें क्योंकि आप ज़ाहिर है बीइंग अ जर्नलिस्ट आपकी जो अवाम है, आपकी जो पब्लिक है उसके ऊपर आपकी पल्स का ऊपर आपका हाथ होता है। आप समझते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं, किस तरीके से इलेक्शन का रिज़ल्ट आप देखेंगे? क्या मोदी जी की जो वेव है, वो उसको कोई डेंट पड़ेगा? क्या योगी साहब जो हैं वो ऊपर आएँगे? क्या आप देख रहे हैं? क्या उनको जिस तरह आपने कहा कि उनकी जो पीक है वो तो गुज़र चुकी है। लेकिन जी। फिर जी। भी आपकी क्या प्रेडिक्शन क्या है? जी? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार नहीं बनाने जा रही है। अपने बल पर, अपने हुँ, बूते पर इनकी गवर्नमेंट नहीं आने जा रही है। तो ऐसे मौके पर क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी अगर लार्जेस्ट पार्टी बन के आ जाती है, जो हाँ, मुझे हाँ, मुझे एक मेरे दिमाग में एक शक है कि एक एक गाँठ बनी हुई है कि अब जो लड़ाई है लार्जेस्ट पार्टी बनने की लड़ाई है।
क्योंकि देखिए अच्छा, समाजवादी पार्टी देखिए उनके पास सेंटर की पार्टी है, उनके पास उत्तर प्रदेश में उनकी गवर्नमेंट है और ये 2017 के एकदम एकदम अलग है क्योंकि 2017 में बीजेपी अपोजिशन पार्टी थी और समाजवादी पार्टी रूलिंग पार्टी थी। तो अब ठीक। जो है एकदम उल्टा है। समाजवादी पार्टी अपोजिशन में है, बुरी तरह हार गई थी 2017 के इलेक्शन में, 2019 में बुरी तरह हार गई थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का इलेक्शन। तो इस समय बीजेपी के साथ जो एडवांटेज है, केवल केवल एक एडवांटेज है कि वो इस समय उत्तर प्रदेश में पावर में है। लेकिन जो हाँ, कास्ट की जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के खिलाफ चली गई है। सोशल इंजीनियरिंग का जो इस समय जो ताना बाना है, जो 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 जिसको कहते हैं नेट है, वो नेट इस समय समाजवादी पार्टी के हाथ में चला गया है। और दूसरा ये कि तमाम नेगेटिव फैक्टर होने के बावजूद भी, तमाम तरह के आलोचना के बाद भी, क्रिटिसिज्म के बाद भी एक एक पोलराइजेशन जो है ओबीसी का और मौजूद जनरल वोटर्स का, जो वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मिडिल यूपी है, ये पोलराइजेशन टुवर्ड्स समाजवादी पार्टी हो रहा है बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि जनरल फीलिंग ये है कि समाजवादी पार्टी ही एक फॉर्मिडेबल अलायंस है जो बीजेपी को हरा सकता है। तो कांग्रेस फिर अगर पार्टी ये प्रियंका गांधी, जी प्रियंका गांधी वाला एक एक लाइन है कि प्रियंका हाँ, गांधी ने बहुत अच्छा किया, कांग्रेस को रिवाइव कर दिया, महिलाओं के लड़कियों के मामले हाँ, उन्होंने उठाए और उनकी रैली में भी बड़ी पैमाने पर लोग आ रहे हैं। लेकिन उनको उस तादाद में वो, क्योंकि फॉर्मिडेबल मुख्य अपोजिशन पार्टी नहीं बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लग रहा है कि जो टक्कर है वो समाज और मेरे इस हिसाब से मैं आज ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली होने जा रही है हाँ, आज की तारीख में, अगर मैं कहूं तो। जी और खास तौर पे मोदी जी के हवाले से अगर आप देख रहे हैं कि अगर उनकी जो वेव है, अगर वो कम जी हो रही है तो उसका ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट जो है वो योगी साहब के ऊपर भी पड़ेगा और वो अगर उनके ऊपर पड़ता है तो फिर अगला प्राइम मिनिस्टर शायद वो नहीं बन सकेंगे। बिल्कुल सही बात। देखिए जब आप कोई वोट मांगने जाते हैं 3 साल बाद, 2.5 साल बाद, तो आपको एक सत्ता विरोधी रुझान, एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होता है, होता है, वो बड़ा बिल्कुल। काम कर रहा है। आप पहले ये कह सकते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको कोऑपरेट नहीं कर रही है, अब तो सेंटर में भी आपके साथ, आप खुद ही कहते हैं हम डबल इंजन सरकार है। तो डबल इंजन सरकार में क्या होता है कि मोदी के खिलाफ जो लोगों में पोलराइजेशन है, वो पोलराइजेशन राज्य स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी के खिलाफ भी वो पोलराइजेशन है। अब मोदी के नाम पर आप वोट मांगेंगे तो मोदी से जो नाराज लोग हैं, हाँ, मोदी की नीतियों से, जो पॉलिसी से जो नाराज लोग हैं, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल दाम आगे बढ़ गए, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, किसानों के खिलाफ इतने अत्याचार हुए, जुल्म हुए किसान आंदोलन के दौरान, जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, जो इकोनॉमी है उसका डाउनफॉल बहुत तेजी से हुआ है। और लोगों का जो सफर करना, जो कॉमन मैन थे, जो रेलगाड़ियों में, बसों में, ऑटो में हाँ, सफर करने वाले, उनकी जेब कट रही है, उनके पास पैसा नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों पॉवर्टी में लोग जी रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो पॉवर्टी में जो लोग पहले पॉवर्टी से के लाइन से ऊपर थे, वो हाँ। पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। तो ये जो बड़ी स्थिति ये खराब हो गई कि लोगों के सामने हिंदुत्व से बड़ा रोजी रोटी, रोजगार और हेल्थ के इश्यूज हो बन गया। गए। ये एक सबसे बड़ा बैटल पॉइंट मुझे लग रहा है तो और यही इस उस इलेक्शंस में सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। जी। तो उसका मतलब ये है कि जो डबल इंजन सरकार है वो अब अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जो जी, अपील है प्रधानमंत्री जी की, वो प्राइम नहीं रही। मिनिस्टर साहब की, वो अपील जो है उसका वो काफ़ी कम हो गई है। और वो ये है कि उसी का कारण है कि उनकी रैलियों में पहले की अपेक्षा, पहले के मुकाबले भीड़ जो है उस पैमाने पर नहीं आ रही है। जबकि अपोज़िशन पार्टीज़ की अखिलेश की रैली में काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ रहा है और वो क्राउड लेकिन लाया लेकिन हुआ क्राउड लेकिन नहीं है। जी। लेक लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर भी तो है ना, वो भी तो कहीं न कहीं अपना रोल प्ले करेगा ना उनके साथ। देखिए देखिए अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का एक भूमिका होती है, एक रोल होता है, हाँ, लेकिन वो एक लिमिटेड रोल होता है। अगर अगर कॉर्पोरेट सेक्टर इतना पावरफुल होता तो इस देश का राष्ट्रपति अंबानी, अनिल अंबानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाते और अडानी जी प्राइम मिनिस्टर हो जाते। तो उनकी एक रोल है, उनकी एक लिमिटेड रोल है। उस हाँ, लिमिटेड रोल में वो जो पावर पॉलिटिक्स, पावर प्ले करते हैं, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन ये होता है। पहली बार हुआ है कि मतलब जो सेंटर की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब जी, प्राइवेटाइजेशन में हो क्या क्या है कि जो ओबीसी जाति है वो कह रही है कि भाई हमारे पास, हमारे लोगों को नौकरियां कहाँ मिलेगी, सब कुछ तो हाँ, प्राइवेटाइज हो गया। जो सरकारी, प्राइवेटाइज़ जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीएसयूज थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज थी, सब प्राइवेटाइज हो गई। तो जो ओबीसी है, जो 33%, 27% हाँ, जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर तो रिजर्वेशन देता नहीं है। दे आर ठीक, नॉट ठीक। अकाउंटेबल एंड आंसरेबल फॉर द रिजर्वेशन। दैट्स ऑल। चलें
चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया उमाकांत जी, जी, और आपसे इंशाल्लाह जी, राब्ता रहेगा, और विश यू जी, बेस्ट ऑफ लक। और जिस थैंक तरीके यू। से आप रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपसे इंशाल्लाह जी, राब्ता रहेगा जी, और इंशाल्लाह आपसे हम इलेक्शंस के बारे में पूरी इनपुट लेते रहेंगे जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू वेरी जी, मच। जी। थैंक यू। पंजाब ऑटोज, हर किस्म की गाड़ियों की मरम्मत का मरकज। टैक्सी और लिमोजीन के लिए हुसूसी डिस्काउंट। पंजाब ऑटोज़ और मेरा पिछले 25 सालों का साथ है। आई एम सो हैप्पी पंजाब ऑटोज़ नाउ इन न्यू जर्सी। Call Hamid Mughal and Mubashir Ahmad 732-727-6800.